गोंडल शहर में किराए के मकान में स्थायी हुए अनंत पेशे से शिक्षक थे। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर थे। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते थे। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वो कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनके अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस शाम वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पैरानॉर्मल घटनाएं देखकर अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से नीचे ज़मीन पर आ गिरी। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब, पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो गोंडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन अनंत राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज़ हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। दूसरी कहानी। आशपुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहाँ गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेज़ी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा आभास हुआ कि वहाँ से कोई परछाई तेज़ी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उससे पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई
और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं है, इसलिए धरा आज भी अपने मायके रहती है। धरा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई थी, लेकिन इस भूतहा घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला अटका हुआ है। तीसरी कहानी। सूरत के रहने वाले जिग्नेश पिछले साल नवरात्रि के दिनों में कार लेकर अपने दोस्त दीपक के साथ सूरत से जामनगर आ रहे थे। रात के 2 बजे होने के कारण रास्ता काफ़ी सुनसान था। गाड़ी 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी में तेज़ म्यूज़िक बज रहा था। तभी अचानक गाड़ी से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खूबसूरत औरत लिफ्ट मांगने का इशारा करते नजर आई। जिग्नेश गाड़ी चला रहा था, जबकि दीपक उसके बगल में बैठा था। औरत को देखते ही जिग्नेश गाड़ी धीरे करने लगा। इस पर दीपक ने उसे टोका कि आजकल हाईवे पर इस तरह से गाड़ी रुकवाकर लूटपाट की जा रही है, इसलिए तुम गाड़ी मत रोकना। पर जिग्नेश नहीं माना। उसने औरत के बगल में जाकर गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है आपको? जिग्नेश ने पूछा। जामनगर, औरत का जवाब आया। जिग्नेश ने पीछे वाली सीट पर उसे बैठा लिया। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, पर अचानक ही पीछे से उस औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। दीपक ने मुड़ कर के देखा तो उसके होश उड़ गए और उसकी चीख निकल पड़ी। वो औरत दरअसल एक चुड़ैल थी। उसने अपने लंबे लंबे बाल आगे की तरफ झुका रखे थे, जिनके बीच से उसकी चमकती हुई डरावनी आंखें दिखाई दे रही थी। उसके नाखून चाकू की तरह लंबे थे और शरीर पर मर्दों की तरह बाल थे। चीख सुनकर जिग्नेश ने फ़ौरन ब्रेक लगा दिया और गाड़ी खड़ी कर कूदकर भागने लगा। दीपक ने भी यही करना चाहा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसके साइड का दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर बाद जब जिग्नेश कुछ गांव वालों को लेकर गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां सिर्फ गाड़ी खड़ी थी। इस घटना के बाद दीपक का कभी कोई पता नहीं चला। जिग्नेश भी कुछ दिनों बाद अचानक से बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि उस इलाके में हर साल उसी दिन के आसपास इस तरह की एक घटना घटती है, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं समझ पाया। चौथी कहानी। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र परमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8.5 घंटे का होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहाइश इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखाई दी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। यह फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। काँपते काँपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उसका भ्रम होगा,
वह काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहाँ से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बीके चलाए जा रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक ही उनकी बीके बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ यह सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक इंसान की खोपड़ी थी और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र जी यह सब देखकर वहीं जम गए। न उनकी चीख निकली, न उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध रहे और काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, कहानी नंबर 3 की तरह एक और कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं एक बार अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ किसी जगह घूमने गया था। हम कुल 4 मित्र घूमने गए थे। दिन भर हमने खूब मस्ती की और हमें वापस घर लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। मुझे रात की यात्रा शुरू से ही पसंद नहीं थी क्योंकि रात को मुझे थोड़ा डर भी लगता था। एक तो मेरा घर मेरे दोस्तों के घर से काफ़ी दूर था, ऊपर से वह समय बारिश का भी था, तो रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। पर हम सब कार से घर आ रहे थे तो इतनी चिंता की बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद हम एक सुनसान रास्ते पर आ गए थे। वहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। यह एक शॉर्टकट है, गाड़ी चलाते हुए मेरे दोस्त ने कहा। मैंने कहा, देख, रात के समय पर हमें ऐसे सुनसान रास्तों से नहीं जाना चाहिए। वो बोला, साले तुझे बड़ा डर लगता है, फट्टू कहीं के। सब हंसने लगे पर मैं चुप था। सभी हंसी रहे थे कि तभी सामने एक औरत रोड पर खड़ी दिखाई दी। मेरे दोस्त ने गाड़ी रोकी। हम सब देखने लगे कि इतनी रात को यह औरत इस रास्ते पर क्या कर रही है। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो शायद इसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। मैंने कहा कि तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, ज़रा सोचो इतनी रात को कोई औरत इस सुनसान रोड पर क्या कर रही होगी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं चोरों का कोई गिरोह तो नहीं जो रात में इस तरह से कहानी रच के लोगों को लूटते हैं और बाद में शायद उन्हें मार भी दें। अरे चलो चल के पूछते हैं, आखिर शायद कोई आसपास के गांव की होगी, मेरे दूसरे दोस्तों ने कहा। मुझे उन सभी पर इतना गुस्सा आया कि सबको मैं खुद ही मार दूं। खुद तो मरेंगे साले, मुझे भी मरवा देंगे। मेरे दोस्त ने उस औरत के पास गाड़ी रोक कर पूछा कि कुछ मदद चाहिए क्या माँ जी। उस समय उस औरत का चेहरा दूसरी ओर था, पर जैसे ही वो मुड़ी मेरे दोस्त ने गाड़ी ज़ोर से आगे भगा दी। हमने उससे पूछा कि क्या हो गया है, गाड़ी इतनी तेज़ क्यों भगाई। वो बोला, अरे तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, उस चेहरे से भयानक तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता बंद था। उस जगह भूस्खलन हुआ था, इसलिए रास्ता बंद था। हम सब टकराते टकराते बचे। मैंने उससे कहा कि देख क्या रहा है, जल्दी गाड़ी मोड़ और चल मेन रोड पर। वो बोला, अरे पर वहाँ तो वो औरत है ना। औरत को छोड़, गाड़ी भगा और कोई भी आए तो गाड़ी मत रोकना। उसने गाड़ी वापस मेन रोड की तरफ बढ़ा दी। हम उसी रास्ते पर आने वाले थे पर वहाँ वो औरत नहीं थी। हम थोड़ी आगे गए थे कि हमारी गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ तेज़ी से गिरी। वो चीज़ एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा था। मैंने कहा कि गाड़ी तेज़ी से भगा। तभी हमारे सामने वो औरत खड़ी थी। अब वो हमारी तरफ ही देख रही थी। हमने भी उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। तभी उसने अपने सिर को अलग किया और अपना सिर हमारी कार पर फेंक दिया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि गाड़ी भगा। हमने पीछे देखा कि वो सिर कटी औरत हमारा बहुत तेज़ी से पीछा कर रही थी। पर जैसे तैसे करके हम मुख्य हाईवे पर पहुँचे और हमने पीछे देखा पर वहाँ कोई नहीं था। मेरा नाम हैरी है और मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक छोटे से गांव सेंट्रल एल फार्मलैंड में रहता हूं। यह कहानी तब की है जब हमारे खेतों में बाजरे की फसल उगी थी। बाजरे की फसल के समय किसान हमेशा खेतों में ही रहा करते थे क्योंकि खेतों में बाजरे के अलावा सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की फसल भी होती थी।
और गांव के खेतों में जंगली सूअरों और जंगली हिरणों का बड़ा आतंक था। यह जंगली जानवर फसलों को अक्सर बर्बाद कर दिया करते थे। खेत की रखवाली के लिए अक्सर मेरे फादर ही जाया करते थे। एक बार उन्हें गांव के बाहर दूसरे गांव जाना था और उस गांव से वह केवल अगले दिन ही वापस आ सकते थे। क्योंकि वह गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम्हें खेत पर रुकना है और खेत की रखवाली करनी है। मुझे इस चीज़ से काफ़ी नफ़रत थी, रात को खेत में रखवाली करना। ऐसा भी नहीं था कि मैं कभी खेत पर नहीं रहता था, मैं खेत में केवल दिन के समय ही जाता था। मुझे रात में थोड़ा डर भी लगता था। खैर, मुझे जाना तो था ही। मैं शाम को ही खेत में चला गया और शायद जो लोग गांव में रहते हों उनको पता हो कि गांव में अक्सर खेतों के बीच में 4 डंडे गाड़ कर उन 4 डंडे पर एक छत का निर्माण कर दिया जाता है। हमारे यहाँ इसे डोम कहते हैं, जिन पर से आप पूरे खेत पर नज़र रख सकते हैं तथा उस पर आराम कर सकते हैं। वैसे तो गांव के और लोग भी खेतों में रात में रखवाली का काम करते हैं, पर हमारा खेत गांव से थोड़ा दूर था। हमारा खेत काफ़ी बड़ा भी था, जिस कारण से खेतों के बीच में होने पर भी खेत से बाहर निकलने में 10 मिनट लग जाते थे। मेरे खेत के आसपास बहुत सारे कोस्ट ओक, वेस्टर्न जुनिपर और लिम्बर पाइन के पेड़ लगे थे। रात के समय जब तेज़ हवा चलती और चांद की रोशनी होने पर वह पेड़ मानो ऐसे लगते जैसे कि कोई बड़ा सा राक्षस नींद से उठ खड़ा हुआ हो। मेरे खेत का कुआं उन्हीं पेड़ों के पास में था, जिस कारण से मुझे और अधिक डर लग रहा था। इस कारण मैंने रात होने से पहले ही अपने पीने का पानी भर लिया। मैंने अपने पास एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा रख लिया था ताकि अपनी सुरक्षा की जा सके। रात का समय हो गया था। उस दिन आसमान साफ था, चांद की रोशनी भी थी, जिससे आसपास ठीक ठीक देखा जा सकता था। मैंने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखी थी। मौसम ठंडा था और मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी, पर मैं सोया हुआ नहीं था। मैं जाग रहा था और मैं आसमान को देख रहा था। थोड़ी देर बाद तेज़ हवाएं चलने लगी। आसपास के बड़े बड़े लिम्बर पाइन और कोस्ट ओक ट्री के पेड़ साए साए की आवाज़ करते हुए हिल रहे थे। वे पेड़ चांद की रोशनी में ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि कोई बड़ा सा राक्षस जिसकी तोंद बाहर निकली हुई हो और जिसके हाथ में एक बड़ा सा कांटेदार भाला हो, और वह अनंत प्रयास करने के बावजूद भी मेरी ओर ना बढ़ पा रहा हो। मैं बस यही सब सोचकर अपना समय गुजार रहा था। मुझे हल्का हल्का डर भी लग रहा था, पर इतना भी नहीं कि मैं डर के अपने घर ही भाग जाऊं। बाजरे की फसल इतनी बड़ी थी कि खेत के अंदर होने पर बाहर का देख पाना संभव ही नहीं था। मैं खड़ा हुआ और खेत के बीचों बीच बने अपने डोम से पूरे खेत को देखने लगा। सब तरफ शांति थी, आसपास कोई नहीं था सिवाय कुछ झिंगुरों तथा चूहों के। झिंगुरों की आवाज़ से मैं थोड़ा डर रहा था। वैसे तो मैंने कभी भी झिंगुरों पर इतना गौर नहीं किया, पर आज पता नहीं क्यों मैं रह रहकर उनकी आवाज़ें सुन रहा था। एक अजीब सा डर था उन आवाज़ों में। थोड़ी देर बाद मैं सोने के लिए जाने लगा, पर जैसे ही मैं सोने गया मुझे थोड़ी दूर बाजरे के खेतों में से किसी के हिलने की आवाज़ आने लगी। मैंने अपना डंडा उठाया और डोम से नीचे उतरकर उस ओर जाने लगा। मुझे पता था कि यह ज़रूर जंगली सूअर या फिर जंगली हिरण होगा जो पास ही के जंगल में से यहाँ आया है। हमारा खेत जंगल के बिल्कुल बगल में था। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर वह जानवर था। अब मैं उस जगह पर था जहाँ पर से बाजरों के हिलने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर कोई जानवर नहीं था। वहाँ पर मैंने देखा कि कई सारे बाजरे के पेड़ों को रौंदा गया था और वह रौंदने के निशान खेतों से बाहर की ओर जा रहे थे। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ता जा रहा था जिस ओर वह रौंदने के निशान जा रहे थे। धीरे धीरे मैं जंगल की ओर बढ़ रहा था, पर मुझे डर नहीं लग रहा था। बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस जानवर की वजह से हमारे खेत का काफ़ी नुकसान हो चुका था। मैं अपने खेत से बाहर निकल चुका था। अब मैं जंगल की सीमा पर था। मैं जंगल की सीमा पर खड़ा था, जहाँ से आगे काफ़ी बड़ा और घना जंगल था और मेरे पीछे मेरा खेत और मेरा गांव था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझे वापस अपने खेत में लौट जाना चाहिए, पर एक अजीब सी ताकत मुझे उस जंगल की ओर बुला रही थी। मैं धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ता चला गया। मेरे पैर अपने आप चल रहे थे।
मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था, पर धीरे धीरे मैंने अपने आप पर काबू पाया। मैंने उन निशानों का पीछा किया, पर एकदम से मेरी सांस थम गई। मैंने देखा कि सामने मुझसे थोड़ी दूरी पर एक मरा हुआ हिरन पड़ा था, जिसके पास में एक लंबा और पतला सा कोई तो बैठा हुआ था, जो उस हिरण को पकड़े हुए था। वह कोई आदमी उस हिरण को फाड़ रहा था अपने नाखूनों से। उसने अब उस हिरण को खाना शुरू कर दिया था। 2-3 सेकंड तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। पर यह कोई सपना नहीं था, हकीकत तो मेरे सामने ही थी। मैं अब अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। मैं हर कदम फूंक फूंक कर चल रहा था। मैं उसे पता नहीं लगने देना चाहता था कि मैं यहाँ हूँ। वह अभी भी उस हिरण को खाने में व्यस्त था। पीछे बढ़ते हुए अचानक से मेरा डंडा नीचे गिर गया और एक आवाज़ हुई, जिसे सुनकर वह कोई आदमी उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में हिरण का सिर था, जिसे उसने दूर फेंक दिया था, और इधर उधर देखने लगा। तब तक मैं भी एक पेड़ के पीछे छुप गया। मेरी सांस फूल रही थी, पर मैंने अपने मुंह पर अपना हाथ रख रखा था। मैं धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा, पर वह मुझे देख चुका था। मैंने भी अब उसे देख लिया। वह मुझसे बहुत ज़्यादा लंबा था और उसकी आंखें लाल थी, जिनमें देखते हुए मैं उसके वशीभूत होने लगा। पर मैंने खुद पर काबू पाया। वो जो भी था, एक लंबा 2 बड़े बड़े सींग वाला शैतान था। वह मेरी ओर ही आने लगा। मैं भी अब अपनी पूरी रफ्तार से वहाँ से भागा, पर मैं जंगल के कई अंदर था। पर उस समय चांद की रोशनी में मुझे थोड़ा रास्ता दिख रहा था। वह शैतान ज़ोर से गुर्राने लगा। उसकी गुर्राहट ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। वह भी मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं जंगल से बाहर आ गया, पर वह अभी भी मेरे पीछे ही था। मैं बहुत तेज़ी से भागा और भागते हुए 2 लोगों से टकरा गया। वो दोनों लोग मेरे अंकल ब्रायन और निकोलस थे। वह मेरे फादर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उनका खेत हमारे खेत के पास में ही था। उन्होंने कहा कि तेरे फादर ने हमसे कहा था कि रात में तुझे और खेत को देखा है, पर तू इतना हाफ क्यों रहा है और तू कहाँ से भाग कर आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वह जो भी था कहीं गायब हो गया था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें वह जगह भी बताई जहाँ बाजरे के रौंदे जाने के निशान थे। सुबह होने पर मैं उन्हें उस जगह ले गया जहाँ पिछली रात मैंने उस शैतान को देखा था। वहाँ पर हिरण का मृत शरीर पड़ा था। गांव वालों ने मुझसे कहा कि देखो, शायद वह कोई जंगली जानवर था, भेड़िया होगा, जिसने इस हिरण को मारा है। तुमने रात में उस जानवर को देखा होगा। मैं जानता था कि वह लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर जो मैंने देखा था वह एकदम सही था। सभी गांव वाले वहाँ से जाने लगे। मैं भी उनके पीछे गांव वापस जा रहा था। वह लोग मुझसे थोड़ा आगे निकल गए थे। मुझे तभी एक हल्का सा हवा का झोंका छूकर निकल गया। उस झोंके में मैंने उसी रात वाले डर का अनुभव किया। मैं तेज़ी से भागकर गांव वालों के साथ शामिल हो गया। मुझे नहीं पता वो कौन था और वो कहाँ चला गया, पर वो चाहता तो मुझे बड़ी आसानी से मार सकता था या नुकसान पहुंचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो बस मुझे डरा के उस जंगल से दूर रखना चाहता था। शायद उसे जंगल में लोगों का दखल देना पसंद नहीं था। वो कहाँ चला गया यह मुझे नहीं पता। उस घटना के बाद फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। दोस्तों, ये जो दूसरी कहानी है मैं जो आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये एक सच्चा किस्सा है जो मेरे कस्बे में हुआ था। दोस्तों, यह कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई थी। हमारे कस्बे में एक पुरानी खदान है जो बहुत समय पहले ही बंद हो गई थी। समय के साथ साथ उसमें बारिश का पानी भरता गया और वो एक अच्छे खासे गहरे तालाब में बदल गई। उस समय लोगों के घरों में टॉयलेट वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग हल्के होने के लिए घर से बाहर जाते थे। मेरे पापा के रिश्ते में एक चाचा थे जिनका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर एक बार की बात है जब वो फ्रेश होने के लिए उस खदान की तरफ गए। फ्रेश होने के बाद जब वे घर वापस लौट रहे थे
तो उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी दूरी पर सफ़ेद कपड़े पहने हुए 4 औरतें खड़ी थीं। चाचा यह सब दूर से एक झाड़ी में छिपकर देख रहे थे। वो सभी औरतें कभी इधर चलती थी तो कभी उधर चलती थी। उन सभी औरतों ने एक सर्कल बना रखा था जिसमें वह कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो सब औरतें रुकी और एकदम से मेरे चाचा जहाँ छुपे थे उस ओर देखने लगी। अब मेरे चाचा काफ़ी घबरा गए। थोड़ी देर बाद वो सभी औरतें एक और देखने लगी। मेरे चाचा ने भी उस ओर देखा और जो उन्होंने देखा उससे तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक औरत पानी पर चल रही है और उसी सर्कल की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे वहाँ 10 से भी ज़्यादा औरतें आकर खड़ी हो गई और मेरे चाचा की ओर बढ़ने लगी। अब चाचा समझ गए थे कि यहाँ से भागने में ही समझदारी है। वो उस जगह से भागने लगे। वो औरतें भी उनके पीछे पीछे तेज़ी से आने लगी। उनके कान में एक औरत ने उनका नाम लेकर बोला कि पीछे देख। आवाज़ बस उनके कान के पास से ही आई थी, पर वह पीछे नहीं मुड़े, बस भागते ही रहे। भागते भागते वो घर पहुँचे और घर आके उन्होंने यह बात सबको बताई और पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग अब उधर जाने से भी डरने लगे थे। धीरे धीरे सभी ने उस खदान की ओर जाना बंद कर दिया। अब उस तरफ कोई नहीं जाता, पर अभी भी कुछ लोगों ने उधर उन्हीं औरतों को देखने की बात बोली है। उस घटना के बाद उन चाचा की 6 महीने बाद ही मौत हो गई थी। यह बात उस समय की है जब मेरे गांव में एक कचहरी हुआ करती थी। कचहरी का मतलब अदालत। आप लोगों को बता दूं, यह कचहरी लगभग 150 साल पहले से यहाँ है और इसे एक राजा ने बनवाया था। इस कचहरी में कई सारे तहखाने हैं जिनका निर्माण राजा के द्वारा किया गया था। अब तो यह तहखाने बंद कर दिए गए हैं, पर कुछ सालों पहले यह तहखाने खुले हुए थे और हमारी कहानी इन्हीं में से एक तहखाने पर है। बात आज से लगभग 35 साल पहले की है, जब इस कचहरी को एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया था और उन तहखानों को भी बंद कर दिया गया था। पर वहाँ 1 या 2 तहखाने खुले हुए थे जिनको बंद करना बाकी था। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, वह कचहरी राजा के समय ही चलती थी और बहुत सालों से बंद पड़ी थी। उस स्कूल में कुछ बच्चों का कहना था कि इनमें से बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, मानो जैसे कि कोई जानवर चीख रहा हो। ऐसी आवाज़ बच्चों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। बच्चों का यहाँ तक कहना था कि उस आवाज़ को सुनकर वह इतना डर जाते हैं कि वह रात को सही से सो भी नहीं पाते थे। तहखाने की तरफ ही उन बच्चों की पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए उन्हें उस तरफ जाने से भी डर लगता था। यह वहाँ के बच्चों ने ही नहीं बल्कि टीचर्स ने भी महसूस किया था कि ज़रूर कुछ तो राज है इन तहखानों में, और वह आवाज़ किस चीज़ की है। कुछ महीनों तक वह स्कूल ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन की बात है जब उसी स्कूल में ही पढ़ने वाली एक बच्ची लापता हो गई। बहुत से लोग उसकी खोज में निकले। उसकी माँ का कहना था कि बच्ची स्कूल से सीधे घर आई, पर वह अपना टिफ़िन बॉक्स स्कूल में भूल गई थी, तो उसे ही लेने गई होगी। तो सब लोग स्कूल की तरफ चले गए। दोस्तों, स्कूल में टीचर भी जल्दी स्कूल से चले जाते थे और इस स्कूल को बंद करने का दरवाज़ा भी उस समय नहीं था। शायद बच्ची स्कूल के अंदर चली गई होगी। यही सोचकर सब लोग स्कूल की तरफ दौड़ पड़े, पर वहाँ कोई नहीं था। पूरा स्कूल उस समय सुनसान था। वहाँ सीढ़ियों पर थोड़ा सा खून और तहखाने की तरफ घसीटने के निशान मिले थे। लोगों ने तहखाने में जाकर देखा, पर वो तहखाने भूल भुलैये से कम नहीं थे और वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। उस बच्ची का भी कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना है कि जब बच्ची स्कूल में गई होगी तो ऊपर उसकी कक्षा में जाने वाली सीढ़ियों से उस तहखाने के भूत ने उसे पकड़ लिया होगा और उसे अपने साथ घसीटते हुए तहखाने में ले गया। पर यह कोई नहीं जानता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। कुछ दिनों बाद वो स्कूल भी बंद कर दिया गया और उन तहखानों को भी बंद कर दिया गया। यह तो कोई नहीं जानता कि उन तहखानों में क्या था और वह घसीटने के निशान कैसे थे और वो भूत कहाँ से आया था। आज भी वो कचहरी सुनसान पड़ी हुई है और आज भी लोग उस तरफ से गुजरने में कतराते हैं। मेरे चाचा एक दर्जी हैं और उनकी दुकान हमारे घर के सामने ही है।
वैसे वो तो अब सिलाई नहीं करते, पर उनकी दुकान पर एक अंकल काम करते थे जिनका नाम जोधराज था। वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करते थे। वो अंकल हमारे गांव के नहीं थे, बल्कि वो हमारे पास ही के एक गांव से आते थे। चूँकि उनका गांव इतना संपन्न नहीं था और वो हमारे पास ही के ज़िले में एक विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। वह अपने खाली समय में हमारे ही गांव में दर्जी का काम करते थे, क्योंकि एक तो उनके गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अर्थात नौकरी की, और दूसरा इससे वो अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़े पैसे कमा लेते थे। उनको हमारे गांव से अपने गांव जाने में लगभग 45 मिनट का समय लगता था और वो अपने गांव पहुंचने के लिए सड़क से ही जाते थे। यह कहानी उन्होंने ही मुझे बताई थी। एक बार हमारे यहाँ बहुत तेज़ तूफ़ान आया था और उसके साथ रह रह कर बारिश भी हो रही थी। आसमान में बिजली भी कड़क रही थी। उस दिन तूफ़ान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। चूँकि अंकल शाम के समय अपने घर जाते थे, पर उस दिन तूफ़ान के कारण उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बाद जब यह शांत हो जाएगा तब अपने घर चला जाऊंगा। पर तूफ़ान नहीं रुका। मेरे चाचा ने उनसे बोला कि जोधराज, आज तू यहीं रुक जा, तूफ़ान बहुत तेज़ है। आज ही दुकान में सो जाना, कल अपने घर चले जाना। पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं चला जाऊंगा, इतना भी तेज़ तूफ़ान नहीं है और घर में मम्मी पापा भी तो परेशान होंगे ना। चाचा बोले कि ठीक है, पर अगर रुकना हो तो रुक जाना। पर जोधराज अंकल अपने घर के लिए निकल गए। उनके निकलते ही तूफ़ान और तेज़ हो गया और बहुत तेज़ पर रुक रुक कर बरसात भी हो रही थी। कहीं दूर जंगल में सियारों की आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों, हमारे गांव में सियार बहुत ज़्यादा हैं और यह बात उस समय की है जब हमारा गांव इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं था, अर्थात वहाँ पर ज़्यादा गाड़ी वगैरह बसें वगैरह नहीं चला करती थी। अंकल एक स्थान पर जाकर रुक गए। वहाँ पर दो रास्ते थे, दोनों ही उनके गांव को जाते थे, पर सड़क वाला रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन जंगल वाले रास्ते जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा, यही सोचकर उन्होंने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया। उनके पास एक टॉर्च भी थी जो भी मर मर के ही रोशनी दे रही थी, पर आसमान में कड़क रही बिजली के बदौलत ही रास्ता दिखाई दे रहा था। चलते चलते वे यही सोच रहे थे कि आज रास्ता ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। वो चल ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि ज़रूर गांव में जा रहा होगा, चलो सफ़र का साथी तो मिला, पूछता हूँ। इतना सोचकर वह उसके पीछे जाने लगे। उन्होंने गौर किया कि वह आदमी एक पेड़ से लंगड़ा के चल रहा था। साथ ही में उसका सर रास्ते के बाईं ओर जंगल के पेड़ों की तरफ था और उसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी थी। उसे एक विचित्र आदमी कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी हरकतें किसी भी तरीके से आम इंसान से नहीं मिल रही थी। यह सब अंकल ने उसके व्यवहार में पाया। अंकल उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उसे कड़कती बिजली के माध्यम से ही समझ पा रहे थे। उन्हें जिज्ञासा हुई कि यह आखिर कौन है, शायद गांव से ही तो नहीं, चल के देखा जाए। उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की ताकि उसका चेहरा देख सके। वे जैसे ही उसके पास गए और उससे पलटने को कहा, वैसे ही उनकी टॉर्च बंद हो गई और एकदम से बिजली कड़की। बिजली की रोशनी में उन्होंने उसका चेहरा देखा और एकदम से दूर जा गिरे। उनका शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया हो। उन्होंने देखा कि अब तक जिसे वो गांव का ही कोई आदमी समझ रहे थे, वो उनका एक भ्रम था, क्योंकि यह तो कुछ और ही था। उसकी आंखों की जगह दो बड़े बड़े छेद, मानो जैसे किसी ने दोनों आंखों को निकाल के बड़ा सा छेद कर दिया हो। उसका जबड़ा अपनी जगह से अलग होकर एक तरफ लटक रहा था। उसमें से दांत साफ दिखाई दे रहे थे, पर दांत भी ऐसे थे कि काट ले तो सारा शरीर का मांस एक पल में निकाल दे। ये तो एक बड़का है, पर यह कैसे? यह सब तो बकवासें होती थी। पर धीरे धीरे वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। हर पल बिजली कड़कती और वह उनके और पास में आ जाता था। अंकल का हाल ख़राब हो गया था और जीभ हलक में अटक गई। वह एकदम ज़ोर से आगे बढ़ता है, अंकल के बिल्कुल पास से आके गायब हो जाता है। अंकल थोड़ी देर बेसुध इधर उधर देखते रहे और थोड़ी देर बाद उठे और तेज़ी से अपने गांव की तरफ भागे। वो इतना तेज़ भागे कि अपने घर जाके रुके और हाँफते हाँफते ही बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो एकदम से चीखे, बड़का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं बड़का क्या है। बड़का वे भूत होते हैं जो जंगल में रहते हैं और किसी ज़ोंबी की तरह चलते हैं। एक बार कोई उन्हें देख ले तो ये उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते हैं। ये अपने को देखने वाले के शरीर को चीर फाड़ कर रख देते हैं
और उसे हड्डी सहित खा जाते हैं। यह बात उन्होंने मुझे बताई तो मैं भी बहुत डर गया था। उसके बाद उन्होंने कभी उस जंगल का रास्ता नहीं चुना और अब वो उस गांव में भी नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी एक बहुत ही अच्छी जॉब लग गई है। उस दिन जोधराज अंकल कैसे जिंदा बचे ये तो वो भी नहीं जानते, पर शायद उन्हें उनके कुल देवता ने बचाया है क्योंकि वे हमेशा ही अपने पास उनकी माला रखते थे। दूसरी कहानी। यह बात तब की है जब मैं एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो मेरे गांव से बाहर थी। मुझे घर से कंपनी तक जाने में लगभग आधे घंटे का समय लगता था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी जिससे मैं आया जाया करता था। मेरा काम शाम 6 बजे तक ख़त्म हो जाता था। हमारे यहाँ सड़क का काम चल रहा था। एक दिन की बात है जब मेरे मैनेजर ने कहा कि आज कुछ वर्कर्स कम पड़ जाने के कारण तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। उसने कहा कि तुम्हें इससे कोई समस्या तो नहीं है, मैं तुम्हें ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। मुझे इससे क्या समस्या हो सकती थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और कहा जाता है कि ऐसे टाइम पर ऊपरी ताकतें अधिक ताकतवर हो जाती हैं। मेरा काम रात 10 बजे ख़त्म हुआ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मेरी बाइक की स्पीड कम थी क्योंकि सड़क का काम चलने के कारण मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। चलते हुए मुझे रास्ते में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे एक पेड़ के पास खड़ा था। मैंने सोचा लगता है गांव वाला है जो गांव जा रहा होगा और शायद थक गया होगा इसलिए वहां आराम कर रहा है। चलो इसको लिफ्ट दे दी जाए। मैंने अपनी मोटरसाइकिल को उससे थोड़ी दूर रोका और उससे कहा, भाई कहाँ जाना है? अगर कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ। पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर कहा कि मैं गांव ही जा रहा हूँ, तुम कहो तो छोड़ दूँ। अब भी कोई जवाब नहीं आया और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की घर जाने के लिए। पर तभी वह आदमी मेरी तरफ आने लगा। मैंने सोचा कि अब इसकी अकल ठिकाने आई है। अब वह मेरे काफ़ी पास आ गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। चाँद की रोशनी में मैंने देखा कि उसके पैर इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह थे और वो धीरे धीरे अब पूरा जानवर में बदलने लगा था। यह सब देखकर मैंने बाइक फुल स्पीड में भगाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो सब क्या है। मैंने उसको सही से देखा तो नहीं, पर मैं महसूस कर पा रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। सड़क ख़राब थी तो मेरी बाइक का संतुलन बिगड़ा और मैं नीचे गिर गया। पर फिर भी मैं तेज़ी से उठा और भागने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेने लगा। मैं जितनी तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से भागा। मैंने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटा। तब मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरी ये हालत देख सब पूछने लगे कि क्या हुआ। तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी कि मेरे साथ क्या घटना घटी। सबको मेरी बात पर विश्वास था क्योंकि जैसी मेरी उस समय हालत थी सबको विश्वास करना ही पड़ा। मैं डर के मारे रात भर सो ना सका। अगली सुबह मैं काम पर भी नहीं गया। मेरी तबीयत भी ख़राब थी। एक हफ्ते तक मैं बेड पर ही पड़ा रहा। मेरे पापा इन सब चीज़ों में जानकारी रखने वाले एक आदमी को घर लाए। उसने कहा कि जिसे तुम मिले थे वो एक प्रेत था जो एक जानवर के रूप में था। तेरी किस्मत सही थी, या यूँ कहें कि तुझे किसी शक्ति ने बचा लिया क्योंकि वो तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। फिर उन्होंने मुझे एक चांदी की माला दी और कहा इसे अपने गले में बांधे रखना। कुछ समय बाद मैं ठीक हो गया। मैंने उस प्रेत को फिर कभी नहीं देखा। दोस्तों, आज मैं जो किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे यहाँ की एक अर्बन स्टोरी है। मैंने यह किस्सा अपने यहाँ के लोगों से सुना है। मध्य प्रदेश के एक शहर भानपुरा में छतरी नामक एक स्थान है। यह किस्सा उसी जगह का है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक बारात यहाँ रुकी थी। यहीं पर एक गुफा है जहाँ अब तो जाना मना है और इसे बंद भी कर दिया गया है, पर उस समय यह खुली होगी। इस गुफा को राजा ने बनवाया था ताकि जब भी युद्ध की घड़ी आए तो यहाँ से बच निकला जा सके। पूरी बारात इसी से होके निकली। उन्होंने यह रास्ता इसलिए चुना होगा क्योंकि उनको लगा होगा कि शायद यह शॉर्टकट हो, पर बारात अंदर तो गई पर कभी भी बाहर नहीं निकली। वे लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। शायद वो गुफा उन्हें जिंदा ही निकल गई। यह तो एक राज ही है जो उन्हीं लोगों के साथ दफन हो गया। ऐसा ही कुछ कहना है हमारे यहाँ के लोगों का। भगवान ही जानता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, ये तो हमारे यहाँ के लोगों का मानना है। आप मानो या ना मानो, मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस बारे में कमेंट कर बताएं।
एक बॉय स्काउट्स का ग्रुप एक पहाड़ की चोटी पर विजिट कर रहे थे। एक साफ इलाके में उन लोगों को एक सुनसान जगह मिली जिसका इस्तेमाल वे लोग कैंप लगाने के लिए करना चाहते थे। उस जगह पर एक पुरानी सी झोपड़ी थी जो कि बर्फ में अलग से दिखाई दे रही थी। उनको उस झोपड़ी में पुराना सा स्टोव मिलता है जिसका उपयोग वह लोग खाना बनाने के लिए करना चाहते थे। इस तरीके से उन्हें खाना बनाने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा और वे केबिन के अंदर ही अपना खाना पका सकेंगे। इसलिए उन लोगों ने अपने कैंप उस केबिन के पास में ही लगाए और उन्होंने अपना खाना तैयार किया। उस रात खाना खाकर सभी जलती हुई आग के आसपास बैठे थे। तब उनके स्काउट मास्टर ने उन्हें उस एरिया के बारे में कहानी बताई कि बहुत समय पहले यह इलाका एक इंडियन कबीले का पवित्र शिकार गाह था। उनका काम तब तक सही से चलता रहा जब तक कि यहाँ पर एक गोरा आदमी जो एक शिकारी था नहीं आ गया। उसने इस पहाड़ की चोटी पर यह केबिन बनाया था। उस कबीले का मुखिया जिसका नाम बिग बियर था वह उसकी प्रेजेंस से खुश नहीं था। वो उसे वहाँ से भगाने के लिए एक तरकीब सोचता है जिसमें वो उसे मारने की बजाय केवल उसे डरा के भगाना चाहता था, क्योंकि बिग बियर जानता था कि वह शिकारी आदमी एक बूढ़ा इंसान है और उसके पास कोई हथियार भी नहीं है। वो बिग बियर उस आदमी के घर तक पहुंचा और उसने उसके दरवाजे पर 2-3 बार खटखटाया। खटखटाने की आवाज़ सुनकर शिकारी घर से बाहर देखने आता है कि कौन है, पर वहाँ कुछ न पाकर वह अपने केबिन में वापस चला जाता है। पर फिर से उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ होती है जिसे सुनकर वह शिकारी डर जाता है और फिर से बाहर देखने जाता है। इतने में वो मुखिया बिग बियर एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है और यह चूहे बिल्ली का खेल आधी रात तक चलता रहता है। इन अजीबोगरीब आवाज़ों के कारण वह शिकारी डर जाता है और वह डिसाइड करता है कि अगर वो इन आवाज़ों के पीछे का कारण पता नहीं लगा पाया तो वह कल सुबह तक यहाँ से चला जाएगा। उसने अपनी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी को अपने पास रख लिया और वो उस आवाज़ के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही दोबारा से वो आवाज़ आई, शिकारी डरते हुए अपने केबिन से बाहर निकला और वैसे ही वो कबीले का मुखिया बिग बियर भी उसे डराने के लिए तेज़ी से उसकी ओर भागकर आने लगा। पर जैसे ही वो उस शिकारी के पास आया, वैसे ही उस शिकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से बड़ी तेज़ी से उसका सिर काट डाला। उस मुखिया का धड़ उस शिकारी के कदमों पर पड़ा हुआ था और उसका सिर हवा में उड़ता हुआ केबिन की चिमनी में जा गिरा। जब वो शिकारी अपने केबिन में वापस आकर अपनी कुल्हाड़ी को साफ कर रहा था, तब उसे फिर से एक हल्की सी टिप टिप करने की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार यह आवाज़ उसके केबिन के अंदर से आ रही थी। घंटों इंतज़ार करने के बाद उस शिकारी ने उस चिमनी में देखा और उसने देखा कि उस मुखिया का कटा हुआ सर उसकी ओर ही देख रहा था और उसके सिर से बहने वाला खून टिप टिप की आवाज़ कर रहा था। जब दूसरे कबीले वालों ने देखा कि उनका मुखिया उस बूढ़े आदमी से हार गया, तो उन्होंने वह जगह छोड़ दी जिसे वो अपनी पवित्र शिकारगाह मानते थे। और ऐसा कहा जाता है कि काली रातों में बिग बियर यानी कि कबीले के मुखिया को उस केबिन में अपना सिर ढूंढते हुए देखा जा सकता है और उस केबिन पर खटखट की आवाज़ करते हुए सुना जा सकता है, और इसलिए इस केबिन को बिग बियर केबिन या बिग बियर की झोपड़ी कहा जाता है। और बिग बियर इस पूरे इलाके की रखवाली करता है। स्काउट मास्टर ने कहानी ख़त्म की, पर सभी बच्चे अब इतना डर गए थे कि वे सो भी नहीं पा रहे थे। सभी बच्चे अपने टेंट्स में जगे हुए बस उस शिकारी और मुखिया की बात कर रहे थे। स्काउट मास्टर ने बताया कि यह बस एक कहानी है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पर सभी बच्चे उस कहानी को अपने दिमाग से भुला ही नहीं पा रहे थे। आधी रात के बाद कुछ स्काउट्स सोने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनमें से किसी एक को एक हल्की सी टिप टिप करने की आवाज़ सुनाई दी। उसने स्काउट मास्टर को यह बात बताई, पर स्काउट मास्टर ने उसका विश्वास नहीं किया। पर जब और दूसरे बच्चों ने भी वह आवाज़ सुनी तो फिर स्काउट मास्टर को इन्वेस्टिगेट करने जाना ही पड़ा। उस स्काउट मास्टर ने टेंट की चेन खोली और वह उस केबिन के अंदर उस आवाज़ का पता लगाने चला गया। सारे बच्चे टेंट के अंदर उसके आने का इंतज़ार करने लगे। टिप टिप की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। जब स्काउट मास्टर उस केबिन में गया तो उसे वो आवाज़ उस चिमनी में से आती हुई सुनाई दी। धीरे धीरे वो उस चिमनी के पास गया और उसने चिमनी के अंदर देखा। तभी उन सभी बच्चों ने एक तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड्स के बाद टेंट के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आती है जो उनके टेंट के दरवाजे तक आ रही थी।
किसी ने टेंट की चेन खोली। डरे हुए बच्चों ने अपनी सुरक्षा में जो मिल सके उसे हथियार की तरह पकड़ लिया। पर उन लोगों को आराम तब आया जब उन्होंने टेंट की चेन खुलते वक्त अपने टीचर की यूनिफॉर्म देखी। पर उनका आराम कुछ ही सेकंड्स का था। उनका स्काउट मास्टर अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गया और बच्चों ने देखा कि उनके स्काउट मास्टर का सिर कटा हुआ था। दोस्तों, यह जो दूसरी कहानी है वो दो कोरियन लड़कियों के बारे में है जो माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाती है, जहाँ वे दोनों मुसीबत में फंस जाती है और फिर उन्हें एक वीरान पड़े केबिन में शरण लेनी पड़ती है। दो कोरियन लड़कियाँ जिनका नाम सू मीन और ही यून था, वो दोनों एक दिन माउंटेन क्लाइंबिंग पर जाती है। वह दिन सुहावना था और उस दिन उन दोनों ने खूब मज़ा किया। वे दोनों बहुत अच्छी क्लाइंबर्स थी। उस दिन जब वे उस पहाड़ पर चढ़ रही थी तब मौसम अच्छा था, पर जैसे ही वे माउंटेन के टॉप पर पहुंचने वाली थी वैसे ही मौसम बदलने लगा और इसने भयंकर तूफान का रूप ले लिया। अचानक से ही यून का पैर फिसला और वह लगभग 20 फुट नीचे एक बड़े से पत्थर पर जा गिरी, जिससे उसका एक पैर टूट गया। अब उसके लिए नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह दोनों लड़कियां ईस्ट की ओर तब तक चलती रही जब तक कि उन्हें पहाड़ के एक और एक केबिन नहीं मिल गया। उस केबिन के अंदर आग जलाने के लिए जगह थी और वहाँ पर लकड़ियाँ भी रखी हुई थी। वहाँ पर एक टॉयलेट और कुछ खाने के कैंस भी रखे हुए थे। मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए मदद लाती हूँ, सू मीन ने कहा। तब तक तुम यहीं रुकना, क्या तुम यहाँ अकेले में रह लोगी? मैं ठीक हूँ, ही यून ने कहा। अपनी टूटी हुई टांग की ओर देखते हुए उसने कहा कि जल्दी आना। मैं जल्दी आऊँगी, मुझ पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर सू मीन वहाँ से नीचे जाने के लिए निकल गई और धीरे धीरे वो उस पहाड़ से नीचे उतरी और किसी तरह रेस्क्यू स्टेशन तक पहुँची। पर बहुत रात होने के कारण बचाव दल ने कल तक रुकने को कहा और उस समय तूफान भी बहुत तेज था, इसलिए बचाव का काम कल तक ही पॉसिबल था। जब सुबह हुई तो सू मीन और रेस्क्यू ऑफिसर्स उस केबिन तक पहुँचे। ही यून को बचाने और उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर को भी बुलाया गया था। ही यून, मैं आ गई, सू मीन ने कहा। पर जब उसने केबिन का दरवाज़ा खोला तो उसकी फ्रेंड वहाँ पर नहीं थी। सू मीन कंफ्यूज थी, पर जब उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसने पाया कि दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है। उसने दरवाजे पर नॉक किया, ही यून बाहर आओ, मदद आ चुकी है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह दरवाजे पर नॉक करती रही पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रेस्क्यू ऑफिसर्स की मदद से जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो सू मीन ने जो देखा उसे देखकर सू मीन वहीं डर के मारे जम गई। ही यून टॉयलेट के फ्लोर पर बैठी हुई थी। उसकी चमड़ी पीली पड़ चुकी थी और उसके बाल सफ़ेद हो गए। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और वह जमी हुई थी। उसके हाथ उसके खुद के ओर ही थे और वह ऐसे लग रहे थे कि मानो जैसे वह किसी से बचने का प्रयास कर रही हो। साफ था कि वो मर चुकी थी। उस लड़की की मौत का कारण तो आज भी अज्ञात है। किसी चीज़ ने उसे इतना डरा दिया था कि वो डर के मारे ही मर गई। उस रात उस बेचारी लड़की के साथ उस वीरान केबिन में ऐसा क्या हुआ होगा, यह सोचना ही डरा देता है। और आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज भी उन पहाड़ों पर यह घटना एक रहस्य की तरह ही है। सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया की एक जगह है और यहाँ के माउंटेन्स में कई 100 सालों से असाधारण घटनाएं देखी जा सकती हैं। एक समय पर यहाँ पर कई सारे खदान मजदूर काम करते थे, पर उस समय में सभी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा मुनाफा कमाने पर ध्यान देती थी और उस समय मजदूर की जान की कीमत उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी जितनी कि आज मानी जाती है। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस जगह पर एक सुरंग ढह जाती है और कई सारे मजदूर उस सुरंग में फंस जाते हैं। पर वे लोग जो उस सुरंग में फंसे थे वे जिंदा बच गए थे। उन्होंने सुरंगों में से रिसता हुआ पानी पीना शुरू कर दिया। उन लोगों ने चूहों को खाना शुरू कर दिया और वे सुरंग के अंदर उगने वाले मशरूम खाने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मरे हुए साथी मजदूरों के शरीर को भी खाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने उस सुरंग को खोदना शुरू कर दिया और उन्हें आशा थी कि बाहर से भी लोग उनके मदद के लिए यह सुरंग खोदेंगे। पर खदान कंपनी को उन दबे हुए मजदूरों के बारे में कोई चिंता नहीं थी। उन्हें बाहर निकलने में थोड़ा समय तो लगा, पर उन्होंने किसी तरह खुद को बाहर निकाल लिया। जब वे लोग बाहर आए तो उन्हें 2 सरप्राइज़ मिले। पहला कि जब से वे बाहर आए हैं तब से वे लोग रोशनी में सही से नहीं देख पा रहे हैं
क्योंकि वे बहुत समय से अंधेरे में रह रहे थे और उनकी आंखों का कलर भी पूरा सफ़ेद हो गया था, सिवाय उनकी आंखों के पुतली के। और दूसरी बात जो थी वह यह थी कि माइनिंग कंपनी ने उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया था। तब उन लोगों ने कसम खाई कि वे उन लोगों से अपना बदला लेंगे जिन्होंने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि उन्हें माइन कंपनी के मालिक और सभी मैनेजर्स की लाश उस माइनिंग कंपनी में मिली थी। इसके बाद माइनिंग कंपनी बंद हो गई। कोई भी आदमी उन पहाड़ों की खदानों में काम करना नहीं चाहता था और यहाँ तक कि रात में तो आदमियों तक को उस जगह पर खतरा था। अफवाहें तो यह तक थी कि सफ़ेद आंख वाले लोग रात में खून पीने बाहर आते थे। कई सारे लोगों के मारे जाने की रहस्यमय घटनाएं उन माउंटेन्स में घटी थी। उस जगह पर कई सारे मरे हुए लोग मिले थे, जिनमें से कई के शरीर के टुकड़े मिले थे और कईयों को आधा खाया गया था। जांच में पाया गया कि इनके शरीर पर दांतों से काटे जाने के निशान थे। एक आदमी जिसका पूरा हाथ उसके कंधे से उखड़ा हुआ था, वह भी मरा हुआ पाया गया था। कई सालों पहले एक हाइकर पहाड़ पर मरा हुआ पाया गया था और कोरोनर ने कहा था कि इस मरे हुए इंसान के शरीर पर काटने के जो दांत हैं वो भी किसी इंसान के जैसे हैं। दोस्तों, कोरोनर ब्रिटेन में वो अधिकारी होते हैं जो हिंसक, अचानक और संदिग्ध हालातों में हुई मौतों की जांच करता है।